हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी वो होती है कोई भी कंपाउंड जो हीट के प्रति रेजिस्टेंस होता है या हीट के प्रति स्टेबिलिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अगर उसे हीट करने पे वो आसानी से ब्रेक हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, वीक है। तो चलिए देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट इफ इट easily destroy destroyed it is destroyed छोड़िए डिस्ट्रॉयड नहीं, डिकम्पोज लिखते हैं। इट इज इजली डिकम्पोज, इट इज थर्मली लेस स्टेबल। तो अब इस थर्मल स्टेबिलिटी का हम लोग आर्डर देखते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स में इनके आर्डर को कैसे देखते हैं, किस में थर्मल या किस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो आइए देखते हैं। इसको दो तरीके से देखेंगे, एक आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स में, एक आयनिक कंपाउंड्स में। तो चलिए, पहला आपका कोवेलेंट कंपाउंड। तो देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स में थर्मल स्टेबिलिटी का जो आर्डर निकालेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी इसको शॉर्ट में TS लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी। थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड का चेक करेंगे बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे HF, HCl, HBr, HI। तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी निकालना है। तो देखिए, हाइड्रोजन सब में सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चेंज हो रहा है। तो देखिए, अब क्या है, ये एक ही ग्रुप के हैं। अगर फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। यानी कि हम इधर से इधर जाएंगे तो आपका क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। ठीक, तो दूसरा देखते हैं आपका आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड अब आयनिक कंपाउंड्स में आपका दो तरह के कंपाउंड्स होंगे, एक होगा आपका मोनो एटॉमिक और एक होगा आपका पॉली एटॉमिक। तो देखते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स, तो देखिए, आयनिक कंपाउंड्स में दो तरह के कंपाउंड्स हैं। एक आपका है मोनो एटॉमिक कैटायन या एनायन।
मोनो एटॉमिक कैटायन या एनायन। मोनो एटॉमिक कैटायन या एनायन जो होगा, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के। यू को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। यानी कि मोनो एटॉमिक कैटायन या एनायन में लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक, दूसरा है आपका पॉली एटॉमिक कैटायन या एनायन। पॉली एटॉमिक कैटायन या एनायन, तो इसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे वो पोलराइजेशन पावर से, लेकिन इसमें थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। तो ये तो हो गया किस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स का एग्जाम्पल, फिर आयनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल। आयनिक कंपाउंड में मोनो एटॉमिक का और फिर पॉलीएटॉमिक का, एक एक करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल देखते हैं पहले। का एग्जाम्पल फर्स्ट कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसमें देखिए जैसे आपका हो गया NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3। ठीक है, तो देखिए कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो हम ऑर्डर निकाल रहे थे वो किस तरह से निकाल रहे थे, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम आगे, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। तो इसमें देखते हैं, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी से इसका सबसे ज़्यादा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो देखिए अब बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें देख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब में सेम है, डिफरेंट क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए अब अगर नाइट्रोजन से हम बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो यानी क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड एनर्जी का, ये फिर ये होगा। तो इसके बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर ही होगा। तो यानी कि अगर NH3 से BiH3 की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी आपका डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपका डिक्रीज करेगा। और अगर इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगा और थर्मल स्टेबिलिटी भी आपका इंक्रीज करेगा। चलिए और देखते हैं पहला। ठीक है, दूसरा आपका CH4 SiH4 GH4 PbH4। तो देखिए ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। अब देखिए इसमें क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब में सेम है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक, तो अभी देखिए अगर हम कार्बन से लेड की तरफ जाएंगे तो फिर ये एक ही ग्रुप के हैं, फिर इनकी भी क्या होगी, साइज बढ़ेगी। तो देखिए साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा। यानी कि कार्बन से लेड की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉन्ड एनर्जी, CH4 का, फिर SiH4 का, फिर इसका और फिर इसका। तो यानी कि इधर से इधर जाएंगे
तो बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी आपकी क्या होगी, घटेगी। बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी घटेगी। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आपको लेते हैं, जैसे N2, O2 और F2, ठीक है, इनमें देखना है। तो देखिए N2, O2 और F2, तो देखिए ये क्या होते हैं, N2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। O2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है, और F2 का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है, सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड का होता है 1. चलिए लिख दे रहे हैं 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 1.35 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखिए इधर से इधर आप जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी अगर बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम। तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, आपका बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा और थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा N2 का, फिर O2 का, फिर F2 का। तो यानी कि अगर हम इधर से इधर जाएं N2 से F2 की तरफ तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपका डिक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO2 और SiO2, ठीक है। तो इनमें देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, CO2 और SiO2। तो देखिए जो CO2 होता है वो मोनोमेरिक होता है और SiO2 जो होता है वो पॉलीमेरिक होता है। एक ऐसा होता है मोनोमेरिक होता है, मोनोमेरिक, और भी गैस होता है, मोनोमेरिक गैस होता है। और ये क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है, पॉलीमेरिक और सॉलिड होता है, ठीक है। कैसा होता है, सॉलिड। अब ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरह से। तो देखिए जो पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है मोनोमेरिक के कंपैरिजन में। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा। तो ये देखिए इसका हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, SI ठीक। तो इधर भी जुड़ता जाएगा, इधर भी जुड़ता जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, जितने ऑक्सीजन है उधर से क्या होगा, चारों तरफ से ये जुड़ता जाएगा। तो ये कैसा बनाएगा, पॉलीमेरिक सॉलिड। तो पॉलीमर जो होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं, स्टेबल होने की वजह से उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। जब एनर्जी ज़्यादा तो उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। तो ये तो हो गया आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल। तो अब आपको बताते हैं आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में भी आपका क्या होगा, मोनो एटॉमिक कैटायन, मोनो एटॉमिक कैटायन, मोनो एटॉमिक कैटायन। अब मोनो एटॉमिक कैटायन, जैसे अगर बात करें मोनो एटॉमिक कैटायन तो जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3 सॉरी, हेलोजन -1, हाइड्राइड -1, कुछ इस तरह से, ठीक।
अब जो मोनो एटॉमिक कैटायंस में हम थर्मल स्टेबिलिटी निकालेंगे तो उसके लिए हमने बताया था थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के। किसके? लैटिस एनर्जी के। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये कैसे निकालते हैं, तो ये हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। लैटिस एनर्जी बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। तो चलिए देखते हैं। अब इसको भी हम ग्रुप में देखते हैं। तो देखिए, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चलें, टॉप से बॉटम, सही है ना, टॉप से बॉटम, ठीक है। टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, ठीक है। साइज इंक्रीज करेगा तो देखिए लैटिस एनर्जी होता है चार्ज अपॉन साइज। अब साइज अगर इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो देखिए साइज इंक्रीज करेगा तो आपका लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा, और लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो चलिए अब कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। तो जैसे LiH, NaH, KH, CH, CSH, ठीक। LiH, NaH, KH, RBH, CSH, ठीक। तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक कैटायंस हैं। तो चलिए इनमें ऑर्डर देखते हैं। तो देखिए इधर से इधर जाएंगे, अगर इधर से इधर जाएंगे तो देखिए लिथियम, हाइड्रोजन सब में सेम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो आप क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, और साइज अगर इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो यानी कि जिसकी साइज छोटी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसमें LiH का सबसे ज़्यादा, फिर NaH, फिर KH, फिर RBH। तो ये पहला। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, BeO, MgO, CaO, BaO, ठीक है। BeO, MgO, CaO, SrO, BaO, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड, इनमें देखिए, इनमें ऑक्सीजन सब में सेम है, ये भी किस तरह के, मोनो एटॉमिक ऑक्साइड है, ठीक है। मोनो एटॉमिक क्या है, एनायंस हैं। तो इसमें देखिए ऑर्डर, तो देखिए ऑक्सीजन सब में सेम है, बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी ही थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, जिसकी साइज छोटी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इसका मतलब ये है, इन दोनों में अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, साइज आपका इंक्रीज करेगा, लैटिस एनर्जी आपका डिक्रीज करेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी अभी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं पॉली एटॉमिक कैटायंस। तो बी पॉली एटॉमिक कैटायन या एनायन, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा R एनायन। पॉली एटॉमिक कैटायन या एनायन। तो इसमें देखिए, इसकी बात करें तो जैसे हो गया आपका कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट,
फास्फेट, सल्फेट, और आपका हो गया ClO4 माइनस, और ऑक्जेलेट, और इस तरह का हो गया, ठीक, इत्यादि। ये सब क्या है आपके पॉली एटॉमिक कैटायन या एनायन। तो इनमें जो ऑर्डर देखेंगे वो क्या होगा, इसका था आपका थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। तो चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं, इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। तो ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसमें भी अगर बात करें, अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो क्या होगा, आपका साइज इंक्रीज करेगा। अब साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर आपका डिक्रीज करेगा। अब पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज करेगी। देखिए अब जो पोलराइजेशन पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज अपॉन साइज, यानी कि ये क्या होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा, ठीक। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा है, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज कर रहा है। अब पोलराइजेशन पावर थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पोलराइजेशन पावर अगर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये आपका हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे BEC। तो देखिए अब इसमें भी बात करें, अगर टॉप से बॉटम चलेंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और साइज जब इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर आपका डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन पावर जो होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पोलराइजेशन पावर आपका डिक्रीज करेगा। अब पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है आपका इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन पावर थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो यानी कि कुल मिला के देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो चलिए कुछ कंपाउंड्स में देखते हैं, जैसे BeCO2 MgCO2 BeCO3 MgCO3 CaCO3 ठीक। तो इधर से देखिए, अब इधर टॉप से बॉटम चल रहे हैं क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बाकी इसमें क्या है, एनायन सेम है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो इधर से इधर जाएंगे तो आपको क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा। तो अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका, और फिर इसका, फिर इसका। तो देखिए अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज आपका क्या हो, इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर आपका डिक्रीज करेगा। पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक। तो चलिए एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे KO2 RbO2 CSO2। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए इसमें भी क्या है, इधर से इधर जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा,
और साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा, और पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओ सॉरी, कोई बात नहीं है, ये उल्टा बोल दिए, इसको एरो, सॉरी, तो ये होगा आर्डर आपका, ये होगा। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। इधर से इधर जाएंगे, बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक, सॉरी, इसमें देखते हैं, इधर से भी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर इधर जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा, और पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपका इंक्रीज, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इसका ऑर्डर ये होगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन पावर आपका डिक्रीज करेगा, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, तो अब आपका थर्मल स्टेबिलिटी जो है खत्म हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो भी एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो भी एक टाइप का क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये भी जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो कैसी होती है, अनइक्वल होती है। ठीक, तो इसकी में इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो कैसी होती है, अनइक्वल होती है। तो और इसी का अदर नाम भी है, जैसे इसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं सेमी पोलर बॉन्ड। तो चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम्स होते हैं, एक एटम के पास क्या होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है। तो ऐसे एटम को हम बोलते हैं डोनर एटम, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। उसके पास उसका जो ऑक्टेट होता है इनकम्प्लीट होता है और एग्जैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उससे जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये हमने कोई एटम ले लिया, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट एट लीस्ट 1 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट एट लीस्ट 1 लोन पेयर। तो इसको हम लोग बोलेंगे डोनर एटम। क्या बोलेंगे, डोनर एटम। अब दूसरा एटम्स, इस पे हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, तो इसमें देखिए एग्जैक्ट हमने एक लोन पेयर की कमी दिखाई, तो अब ये क्या करेगा, इससे ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सेप्टर एटम एग्जैक्ट एक लोन पेयर की कमी हो। ठीक है, एग्जैक्ट एक लोन पेयर की कमी हो, तो ऐसे एटम को हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए ये इसकी एटम टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हो गए इसके। ठीक है, अब देखिए इसका तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसके बाद ये बॉन्ड बनेगा। तो अब चूंकि देखिए ये एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इस पे हम नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं,
और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे हम निगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस होने की वजह से हम इसमें देखिए कोवेलेंट के साथ साथ आयनिक बॉन्ड भी आ गया, तो हम इसमें बोल सकते हैं कोवेलेंट प्लस आयनिक, कोवेलेंट प्लस आयनिक। तो चलिए अब एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे O3, इसका नाम है ओजोन। चलिए O3 का देखते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। देखिए इस पे कुल इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। अब देखिए दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए इसको हमने सेंटर एटम मान लिया। तो अब देखिए ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये दोनों शेयर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए यहां से, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इन दोनों ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तीसरा ऑक्सीजन भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो बना नहीं सकता। ठीक, तो अब इसके पास भी देखिए क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये बन गया आपका। अब इसमें बात करें बॉन्ड पेयर की, तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर की बात करें तो कितना है देख लेते हैं। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4, 5 और 6। तो कितना है, 6 लोन पेयर हैं। ठीक, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 6 लोन पेयर हैं। अब बात करें सिग्मा और पाई बॉन्ड की, तो देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड की, तो 1 और 2 आपके सिग्मा बॉन्ड हैं, और यहां से 1 आपका पाई बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। ठीक, तो देखो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल O3 के बाद SO3 लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं। तो देखिए सल्फर, इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक, तो देखिए 3 ऑक्सीजन हम दिखा दिए ये। अब देखिए ये तीनों ऑक्सीजन भी इसी ग्रुप के हैं, तीनों ऑक्सीजन भी सल्फर के ही ग्रुप का है, तो इसकी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, तो इन दोनों का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड तो का फॉर्मेशन तो करेगा नहीं। ठीक, तो अब देखिए इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मिल गया। ठीक, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये 2 लोन पेयर जो है, 1 लोन पेयर है, इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, नोट if donor atom
कैन expands its octet if donor atom can expand its octet, then coordinate bond can be donor atom can expand its octet, then coordinate bond can be replaced by double covalent bond. डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डोनर एटम अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें समझाते हैं किस तरह से। तो देखिए SO3, तो इसका अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, तो चलिए देखते हैं। बंद कर। तो SO3, तो पहले देखिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं लुईस डार्ट स्ट्रक्चर से। तो देखिए सल्फर पे कुल 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं। पहले आपका जो ऑक्सीजन जुड़ेगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया तो अब क्या हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी भी आपके 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। तो देखिए अब इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए हमने कहा है कि इफ डोनर एटम कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब देखिए जो एटम डोनर एटम है सल्फर है, अब सल्फर क्या अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। जिसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल हो वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। तो सल्फर क्या है, वो 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तो ये इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल है, तो ये अपना ऑक्टेट क्या करेगा, एक्सपेंड कर लेगा। तो जब ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेगा तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। ऑक्टेट थियरी, ये किसके थ्रू है, ऑक्टेट थियरी के थ्रू। अब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी। जब अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है तो यहां पे जो रूल कहलाता है वो मैक्सिमम कोवैलेंस थियरी। ठीक, अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। इसमें बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बांड है तो कितने हो जाएंगे, 12। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 8 है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 12 है। इसमें बात करूं तो 2 कोवेलेंट बांड है। कोवेलेंट बांड कितने हैं, 2 कोवेलेंट बांड है। अब अगर इसमें बात करूं तो कितने हैं, 6 कोवेलेंट बांड है, 6 कोवेलेंट बांड है, जिसमें आपका 3 सिग्मा प्लस 3 पाई। तो अब देखें, अब जिसमें कोऑर्डिनेट बांड है उसमें कोवेलेंट बांड की संख्या कम है। कोवेलेंट बांड की संख्या कम
जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कम, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, और जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या वो क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपका खत्म हो गया।